दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीए सेंटर में। हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व एवं उसके मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके महत्व एवं उसके जो मुख्य सिद्धांत है उसके बारे में आपको बताना है। तो बिना देर किए चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना। एक छोटा सा काम आपको करना है कि वीडियो को शेयर करना है। वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना या भूमिका है। क्या कह रहा है, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान की प्रस्तावना या फिर भूमिका है। संविधान का एक भूमिका है, मतलब भूमिका से जैसे पता चलता है किसी भी क्वेश्चन के आंसर का कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की वो संविधान का एक भूमिका है जिसको बोलते हैं प्रियम्बल, ठीक है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्रियम्बल, जो संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों और मूल भावनाओं को स्पष्ट करती है। जो संविधान के उद्देश्यों के बारे में बताता है, आदर्शों को बताता है और मूल भावनाओं को वह स्पष्ट करता है। यह बताती है कि संविधान क्यों बनाया गया, उसका लक्ष्य क्या है और वह किन मूल्यों पर आधारित है। जो संविधान है वो किन मूल्यों पर आधारित है, ठीक है। ये सब बातों को प्रस्तावना बताने का काम करता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और दर्शन कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और दर्शन कहा जाता है। आत्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें सब कुछ का मेल है, मतलब जितना आपको संविधान में देखने को मिलेगा उसका एक छोटा सा रूप आपको यहीं पर संविधान प्रस्तावना में देखने को मिल जाएगा, इसलिए इसका आत्मा इसको कहा जाता है और दर्शन भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें भारत के राज्य की प्रकृति, नागरिकों के अधिकारों और आदर्शों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। क्योंकि इसमें क्या है, तो भारत के राज्य की प्रकृति, ठीक है, उस तरह किस तरह से प्रकृति है इसका, नागरिकों के क्या क्या अधिकार है, क्या क्या आदर्श है, इन सब चीजों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है किसमें, प्रस्तावना में, ठीक है। इसलिए इसको भारतीय संविधान की आत्मा और आदर्श दर्शन कहा जाता है। आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है। कि भारतीय संविधान हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं, जब हम लोग स्कूल में थे तब वहां पर भी हम लोग पढ़ते थे, ठीक है, कि प्रस्तावना हम लोग पढ़ते थे। जब प्रार्थना हुआ करता था उस टाइम भी हम लोग प्रस्तावना को बोलते थे। तो क्या होता था उसमें, उस चीज को एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। कहा जा रहा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता सुनिश्चित करने के लिए इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इस पूरे चीज के मतलब को, इस पूरे प्रस्तावना के मतलब को हम लोग आगे वीडियो में समझेंगे। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, टाइम देना है। आगे हम लोग एक छोटा सा प्रस्तावना का महत्व को देख लेते हैं कि प्रस्तावना का महत्व क्या है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में इसी तरह से पूछा गया है तो उसी तरह से आपको जवाब भी देना है। तो प्रस्तावना का क्या क्या महत्व है। पहला जो महत्व प्रस्तावना का वो है संविधान की मूल भावना को व्यक्त करती है। ये संविधान का जो मूल भावना है उसको व्यक्त करने का काम करता है कौन, प्रस्तावना। प्रस्तावना को पढ़ के पता चलता है कि संविधान में क्या क्या लिखा गया है। प्रस्तावना संविधान के मूल उद्देश्यों और आदर्शों को स्पष्ट करती है। यह बताती है कि संविधान किस उद्देश्य से बनाया गया है और उसका मुख्य लक्ष्य क्या है। इसलिए इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसलिए जो प्रस्तावना है उसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। जो प्रस्तावना उसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये पहला महत्व है, संविधान की मूल भावना को भी व्यक्त करती है। दूसरा जो प्रस्तावना का महत्व है, संविधान की व्याख्या में सहायक। ये संविधान की व्याख्या में सहायक होता है, मतलब संविधान क्या कहना चाहता है उसकी व्याख्या प्रस्तावना करता है। तो संविधान की व्याख्या में सहायक होता है। कहा जा रहा है कि जब संविधान की किसी धारा या प्रावधान का अर्थ स्पष्ट नहीं होता, संविधान की किसी धारा या फिर प्रावधान का अर्थ स्पष्ट नहीं होता, तब उसकी सही व्याख्या करने में प्रस्तावना मार्गदर्शन करती है। तब जो प्रस्तावना है वो उसका मार्गदर्शन करने का काम करता है। न्यायालय भी कई बार संविधान की व्याख्या करते समय प्रस्तावना का सहारा लेते हैं। जो न्यायालय है, जो कोर्ट है, ठीक है, वो भी संविधान की व्याख्या करते समय कई बार क्या तो प्रस्तावना का सहारा लेते हैं, क्योंकि प्रस्तावना में सब कुछ कहा गया है। प्रस्तावना भी हम यहाँ पर लिख के ला दें ताकि आप अच्छे से पढ़ पाए और समझ पाए, और इन सब चीजों को भी हम लोग आगे देखेंगे। तीसरा जो इसका महत्व है वह राज्य के स्वरूप को स्पष्ट करती है। जो हमारा देश है उसके स्वरूप को भी स्पष्ट करता है। प्रस्तावना भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। और इन सब चीजों का मतलब क्या होता है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत का शासन किस प्रकार की व्यवस्था पर आधारित है, ठीक है। यहाँ पर जो राज्य लिखा है, राज्य का मतलब ऐसा नहीं कि झारखंड बिहार, ठीक है। राज्य का मतलब है एक देश। पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब क्या, देश, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं जो इसका चौथा महत्व है वह है नागरिकों के अधिकारों और आदर्शों को दर्शाती है। ये जो प्रस्तावना है वह नागरिकों के अधिकारों को और उनके आदर्शों को भी दर्शाता है। प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे आदर्शों का उल्लेख है। जो प्रस्तावना है हमारा उसमें न्याय के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, समानता और बंधुता जैसे आदर्शों का उल्लेख है। ये आदर्श भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है और नागरिकों को एक न्यायपूर्ण समाज की दिशा में प्रेरित करते हैं।
नागरिकों का क्या क्या आदर्श है, उनको क्या क्या नैतिकता है, क्या क्या काम करने चाहिए, क्या क्या काम नहीं करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर उल्लेख है। ठीक है। पांचवा जो इसका महत्व है, संविधान के निर्माण का स्रोत बताती है। संविधान के निर्माण का ये स्रोत भी बताती है। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग शब्दों से होती है। इससे स्पष्ट होता है कि संविधान की वास्तविक शक्ति और अधिकार जनता से प्राप्त होते हैं, जनता से प्राप्त होता है। क्योंकि इसका शुरुआत कैसे होता है, तो कहा जाता है इसमें हम भारत के लोग, हम सब। ठीक है, हम भारत के लोग मतलब हम सभी। आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य सिद्धांत। यहाँ पर आप सब जो भी आपने ऊपर शब्द पढ़ा उसके सारे मतलब को यहाँ पर आप समझ पाए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या क्या मुख्य सिद्धांत है उसको देखिए। पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। इसी को बोलते हैं प्रभुत्व संपन्न, मतलब खुद में ही क्या तो वो स्वतंत्र है और खुद का निर्णय वो खुद ले सकता है, किसी भी बाहरी दबाव से नहीं आएगा। भारत अपनी आंतरिक और बाह्य नीतियों का निर्णय स्वयं करता है और इसलिए जो भारत है वो अपने आंतरिक और बाह्य नीतियों का निर्माण स्वयं करता है, क्योंकि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। ठीक है। दूसरा हम लोग यहाँ पर सिद्धांत देखेंगे समाजवादी। क्या है, तो समाजवादी कहा जा रहा है कि समाजवाद का अर्थ है कि राज्य समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित करने का प्रयास करता है। जो देश है हमारा वो समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित करने का प्रयास करता है, इसलिए इसको समाजवादी कहा जाता है। इसका उद्देश्य धन और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करना तथा गरीब और कमजोर वर्गों के कल्याण को सुनिश्चित करना है। जो भी गरीब और कमजोर वर्ग है उसके कल्याण को भी सुनिश्चित करना है, मतलब धन से हो या फिर संसाधनों से हो सभी को न्यायपूर्ण वितरण किया जाता है और जो भी गरीब या फिर कमजोर वर्ग है उसके कल्याण को सुनिश्चित करता है। यह शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और ये जो समाजवादी शब्द जोड़ा गया है प्रस्तावना में, इसको समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है। तीसरा जो इसका सिद्धांत है उसको एक बार देख लेते हैं। तीसरा जो इसका सिद्धांत है वो है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, ठीक है। कह रहा है कि पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है, मतलब किसी भी धर्म को ज्यादा नहीं मानता, नहीं किसी धर्म को कम मानता है। राज्य जो हमारा जो देश है वो सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है, मतलब सभी को बराबर समझता है और किसी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं देता और किसी भी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं देता, इसीलिए इसको बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। किसी भी धर्म की तरफ झुका हुआ नहीं, मतलब वो एक सेक्युलर इसको कहा जाता है अंग्रेजी में। भारत में प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छानुसार धर्म मानने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता है। कोई भी जो व्यक्ति है वो अपने इच्छानुसार धर्म को बदल सकता है, मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, वो उसको स्वतंत्रता मिला हुआ है। यह शब्द भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया और ये जो पंथ निरपेक्ष है ये शब्द भी संविधान संशोधन के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही जोड़ा गया। चौथा जो इसका सिद्धांत है वो है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक, ठीक है। लोकतंत्र का अर्थ है कि देश की सत्ता जनता के हाथ में होती है। जो देश की सत्ता है वो जनता के हाथ में होता है, मतलब ये लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है, जहां पर जो सरकार है वो जनता के द्वारा चुन करके जाता है, मतलब जो सत्ता है वो जनता के हाथों में होती है। इसलिए कहा जा रहा है कि लोकतंत्र का अर्थ है कि देश की सत्ता जनता के हाथों में होती है। भारत में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। जो भी हमारा देश है वहां पर जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, मतलब जो भी उनके पास नेता होता है, अच्छे नेता, जो अच्छे काम करने वाले लोग होते हैं, आपको पता है कि कितने अच्छा काम करने वाले नेता होते हैं, तो उनका चुनाव करती है और वही प्रतिनिधि सरकार का गठन करते हैं और वही जो प्रतिनिधि वो सरकार का गठन करता है। इस प्रकार शासन जनता की इच्छा से चलता है और इस प्रकार जो शासन है वो जनता की इच्छा से चलता है। आपको पता है कितना अच्छा और कितनी इच्छा से चलता है। सो गणराज्य जो रिपब्लिक है, ठीक है, कहा जा रहा है गणराज्य का अर्थ है कि देश का सर्वोच्च पद अर्थात राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से चुना जाता है। क्या कहा गया, जो गणराज्य का मतलब है कि किसी भी जो हमारा देश है उसका तो जो सर्वोच्च पद है, जो सबसे बड़ा पद है, जिसको प्रथम व्यक्ति कहा जाता है, जो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, वो वंशानुगत नहीं होगा, मतलब उसका बेटा फिर वहां पर नहीं बनेगा या फिर उसकी बेटी नहीं बनेगी, बल्कि जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाएगा उसके माध्यम से उसको चुना जाएगा। ठीक है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में राजतंत्र नहीं बल्कि गणतांत्रिक व्यवस्था है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में राजतंत्र नहीं बल्कि गणतांत्रिक व्यवस्था है, क्योंकि राष्ट्रपति से ऊंचा कोई पद हमारे यहाँ पर नहीं होता है, तो उसमें कोई भी उसका बेटा या फिर ये नहीं बैठेगा बल्कि उसको चुन करके बैठाया जाएगा। छठा जो इसका सिद्धांत वो है न्याय। न्याय प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। पहला है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय समाज में किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना, यह सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय आर्थिक संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना, यह आर्थिक न्याय है। सभी समाज के जितने लोग हैं
सभी के साथ बराबर भेदभाव करना, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं करना बल्कि सभी को समान रूप से देखना, वो सामाजिक न्याय है। जो आर्थिक न्याय का मतलब जितने भी संसाधन है वो सभी लोगों में बराबर बंटना चाहिए, ठीक है, उसका वितरण सुनिश्चित सही से होना चाहिए। और राजनीतिक न्याय का मतलब है कि सभी नागरिकों को राजनीतिक अधिकारों और भागीदारी का समान अवसर देना, मतलब आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, आप वोट डाल सकते हैं, ठीक है, सभी चीजों को आपको जो भी राजनीतिक अधिकार है तो वो आपको मिलना, उसी को राजनीतिक न्याय कहा जाता है। तो आपने न्याय के सिद्धांत को समझ लिया। अगला है स्वतंत्रता का सिद्धांत, ठीक है, लिबर्टी, स्वतंत्रता का सिद्धांत। स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त है। यह स्वतंत्रता लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला है। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, तो जितने भी यहाँ के नागरिक हैं, भारत के जितने भी नागरिक हैं, अभिव्यक्ति करने का, सोचने का, विचार करने का, ठीक है, विश्वास करने का कि किस धर्म को मानेंगे या फिर किस पे विश्वास करेंगे, किस धर्म को मानेंगे, उपासना करने की, इन सब चीजों का उसको स्वतंत्रता दिया गया है। यह स्वतंत्रता लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला है। अगला जो इसमें सिद्धांत देखेंगे हम लोग वो है समानता का सिद्धांत, इक्वेलिटी, ठीक है। समानता का अर्थ है कि सभी नागरिक कानून की दृष्टि में समान है, समानता का अधिकार इसको दिया गया, ठीक है। तो जितने भी नागरिक हैं यहाँ के सभी कानून की दृष्टि में समान है और उन्हें समान अवसर प्राप्त होंगे, और जितने भी लोग हैं सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि अगर आप अमीर लोग हैं तो आप 10-20 हजार करोड़ लेकर के देश से बाहर जाकर के रह सकते हैं, लेकिन गरीब लोग हैं 10,000 लेकर के भी आपको कर्जा चुकाना पड़ेगा। और सभी जो व्यक्ति यहाँ के बराबर हैं, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। नवा जो इसमें पॉइंट लिखा है वो है बंधुता। बंधुता बंधुता का अर्थ है भाईचारे की भावना। बंधुता का मतलब क्या है कि जब हम लोग सभी धर्म के लोग भाईचारा बना करके रहते हैं, भले कि दूसरा धर्म वाले लोग आपको अच्छे ना माने, भाई ना माने, फिर भी जो बंधुता है वो यहाँ लिखा गया है। तो बंधुता का अर्थ है भाईचारे की भावना। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के बीच एकता, सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाना है। इसका उद्देश्य क्या है, तो सभी नागरिकों के बीच में एकता बनाए रखना, सद्भाव बनाए रखना और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, ठीक है। इससे देश की अखंडता और एकता बनी रहती है। इससे देश की अखंडता और एकता बनी रहती है। जब लोगों में भाईचारा रहता है तो इससे क्या है, देश में अखंडता और एकता बना रहता है। एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष भी लिखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों और मूल सिद्धांतों को स्पष्ट करती है। यह न केवल संविधान की आत्मा है बल्कि भारतीय लोकतंत्र की दिशा में भी निर्धारित करती है, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र की दिशा भी निर्धारित करती है। प्रस्तावना में वर्णित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श भारत को एक सशक्त, समता मूलक और लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह से एक छोटा सा निष्कर्ष आप लोग लिख सकते हैं। करते क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। शब्द जो आपने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता देते हैं। जो 2 शब्द आपने ऊपर पढ़ा था, पंथनिरपेक्ष और समाजवादी, उसके साथ एक अखंडता भी होगा। यहाँ पर हम लिखना भूल गए तो यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा कि समाजवादी के साथ साथ पंथनिरपेक्ष, जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 का, जब उस टाइम आपातकाल लागू किया गया था, ठीक है, उस टाइम में 3 शब्द को जोड़ा गया था। एक तो हमारा समाजवादी था, फिर था पंथनिरपेक्ष और एक था अखंडता। तो तीनों शब्दों को इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा तीनों शब्दों को जोड़ा गया था। पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, तीनों शब्दों को जोड़ा गया था, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक कर अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।